तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने गुड आफ्टरनून। अब तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कर लिया था। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, हमने इंटरनली पढ़ा था कि फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, दैट इज ओवरीज। ओवरीज जिनको फेलोपियन ट्यूब्स का लास्ट पार्ट इन्फंडिबुलम पे लगे हुए फिम्ब्रे जो है वो यूं होल्ड करके रखते हैं, यानी कि पकड़कर रखते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था दीज आर ओवरीज। ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर हमने पढ़ा था मेन जो लार्जेस्ट ऑर्गन है जिसे वॉर्म भी कहते हैं, यूट्रस। फीमेल की बॉडी में ये होता है, यूट्रस जो है वो आगे की और नीचे ओपन होता है इनटू सर्विक्स, और सर्विक्स जो है वो आगे ओपन होता है इनटू वेजाइना। वेजाइना जो है, इसकी जो ये कैनाल है, जो रास्ता है अंदर को जो सर्विक्स की ओर जाता है, इट इज नोन एज वेजाइनल कैनाल। जो सर्विक्स के अंदर का रास्ता है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये वेजाइना के ऊपर कुछ मसल्स के फोल्ड होते हैं। जो हमने ये सारा पढ़ा था ये था इंटरनल स्ट्रक्चर। जो मैं आज बताने वाली हूँ वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया कि ये जो वेजाइना है और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें इंटरनली कैसे दिखेंगे। अगर हम एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया है जिसे हम वल्वा भी कहते हैं, वल्वा में एक्सटर्नली दो तरह की ओपनिंग्स होती हैं। एक बिग ओपनिंग होती है और एक स्मॉल ओपनिंग होती है। जो बिग ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और जो स्मॉल ओपनिंग है दैट इज यूरेथ्रल ऑरिफिस और यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन जो है बाहर आता है। यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये है ओपनिंग, जो वेजाइना जो है वो इस वेस्टिब्यूल में आकर खुल रहा है। मैं एक बार फिर पीछे वाला डायग्राम दिखाती हूँ। यूट्रस, दिस इज यूट्रस। यूट्रस ओपन हो रहा है इनटू सर्विक्स। सर्विक्स जो है आगे ओपन हो रहा है इनटू दिस वेजाइना। और वेजाइना की जो बाहर वाली ओपनिंग है ये एक्सटर्नली हमें कैसे दिखेगी, लाइक दिस। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। जो ये वेस्टिब्यूल है इसके आसपास कुछ मस्कुलर जो है फोल्ड्स लगे हुए होते हैं। एक छोटा फोल्ड होता है मसल्स का और एक बड़ा फोल्ड होता है मसल्स का। जो छोटा फोल्ड है उसे हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और जो बड़ा फोल्ड है उसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और ये है प्यूबिक रीजन एंड दिस इज प्यूबिक हेयर। ठीक है, इसमें जो वेस्टिब्यूल है इसके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे, कौन कौन से, सबसे बड़ा ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा था दूसरा ग्लैंड दैट इज सेमिनल वेसिकल, और थर्ड हमने पढ़ा था एक ग्लैंड दैट इज कूपर्स ग्लैंड। ये तीन हमने कहा था मेल सेक्स ग्लैंड्स हैं। ऐसे ही तेरे को लटकाया नहीं जाएगा, इसका तेरा नहीं बोलता है।
ठीक है पूछिए। टीवी चलाओ हमने। मैं इसका भी हेडफोन लाना है तो चलाओ टीवी है। तो हेडफोन चलावे ये टीवी चला तू आज तेरे चपेड़ा पैनी नहीं चलाने मैं काम लानी दूसरा काम कर। साहिल अपना माइक बंद करें प्लीज। माइक प्लीज अपना ऑफ रखा करें। जैसे हमने पढ़ा था कि मेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड कूपर्स ग्लैंड। ऐसे ही फीमेल के भी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो ये जो वेस्टिब्यूल जो ओपनिंग है इसके आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरह के फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं, एक को हम बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर और दूसरी तरह के ग्लैंड्स होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर, लेसर वेस्टिबुलर एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर। करण आप एरोनेशंस कर रहे हैं, बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर शो हो जाता है कौन यहाँ पर छेड़खानी कर रहा है, एरोनेशंस कर रहा है। जो भी यहाँ लाइंस आएंगी आई कैन सी कौन इसको ड्रॉ कर रहा है। तो लेसर वेस्टिबुलर एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर दो तरह के ग्लैंड्स हैं। लेसर वेस्टिबुलर को हम पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? छोटे छोटे कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, माइन्यूट एकदम बारीक छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो वेस्टिब्यूल के आसपास, और मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, कुछ यूरेथ्रा के आसपास और कुछ वेस्टिब्यूल के आसपास प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंड्स यहाँ यूरेथ्रा के आसपास प्रेजेंट हैं उसे हम बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर, और ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाए हैं जो वेस्टिब्यूल के आसपास हैं वो होते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर। तो दो तरह के ग्लैंड्स जो हैं फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनका काम क्या है? लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का काम होता है लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन क्या होता है? जैसे हम किसी भी मशीन के अंदर ऑयलिंग करते हैं, हम उसके अंदर टाइम से जो है कुछ आवाज आने लगती है तो हम उसकी ऑयलिंग ग्रीजिंग करते हैं, ग्रीस डालते हैं। मतलब क्या होता है कि ऑयलिंग करने से मशीनरी ठीक रहती है। बिल्कुल इसी तरह से सारे जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के भी अगर ऑयलिंग नहीं होगी, लुब्रिकेशन नहीं होगी तो वो जो है वो खराब हो जाएगी, ड्राइनेस की वजह से खत्म हो जाएगी। तो वजाइना को उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं वजाइना के अंदर। तो ये जो वजाइना की ओपनिंग है वेस्टिब्यूल, इसके अंदर के बैक्टीरिया जो इसके नॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए जरूरी हैं, जो इसका एसिडिक पीएच बनाने के लिए जरूरी है, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो जो इसका पीएच खराब हो जाएगा, सारा अंदर का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा और जो रिप्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए इसको मेंटेन रखने के लिए ये ग्लैंड्स जो हैं इसको लुब्रिकेट करते रहते हैं। ग्रेटर वेस्टिबुलर एंड लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, मेल के हो गए प्रोस्टेट, सेमाइनल और कूपर्स, और फीमेल के लेसर वेस्टिबुलर एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। इन दो ग्लैंड्स के अलावा फीमेल के अंदर एक और एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, दे आर मेमरी ग्लैंड्स। हमने +1 में पढ़ा था क्लास मैमेलिया, कॉर्डेट्स के अंदर हमने मैमेलिया क्लास पढ़ी थी कि मैमल्स कौन होते हैं जिनके पास होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ मेमरी ग्लैंड, एक मेमरी ग्लैंड जो है वो किस तरह दिखता है? एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर, प्यूबर्टी जो कि फीमेल्स में 11 to 13 इयर्स में आ जाती है, तब एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये रिलीज होता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? एक मैच्योर फॉलिकल। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल में से जो ये ईस्ट्रोजन निकलता है, इस ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से फीमेल्स के अंदर फैट की डेपोजिशन होने लगती है टू फॉर्म ब्रेस्ट्स, और अंदर होते हैं मेमरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये एक
रिब्स में आपको दिखा रही हूँ, ये हो गए रिब्स, ठीक है। रिब्स के ऊपर जो है एक मसल लगी हुई होती है, पेक्टोरालिस मसल। ये जो पेक्टोरालिस मसल है ये हमारे शोल्डर से लेकर ब्रेस्ट तक पूरी फैली हुई होती है, बहुत बड़ी मसल होती है पेक्टोरालिस, इसलिए इसको पेक्टोरालिस मेजर मसल भी बोलते हैं। दो तरह की होती है, पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर। तो पेक्टोरालिस मेजर जो है वो आगे फ्रंट रीजन पे चेस्ट की तरफ होती है, और इसके आगे जो है फैट डेपोजिशन होकर डेवलप होता है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर अगर हम इंटरनली देखें तो अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है अलग अलग, इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी मैंने आपको जो है पेज नंबर 20 पे नोट्स में दिया हुआ है कि किस तरीके से मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और किस ट्रैक से वो बाहर निकलता है। तो अगर हम देखें तो एक ब्रेस्ट जो है उसके अंदर लगभग 20 के करीब इस तरह के लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के लोब्स जो है वो 20 प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी लोब्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से स्वोलन छोटे छोटे से सैक्स। ट्वेंटी लोब्स, मेमोरी लोब्स इनको कहते हैं हम, और हर एक मेमोरी लोब्स के अंदर जो है छोटे छोटे सैक्स यानी कि थैलियां वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाहर जो ये सारा एरिया होगा ये यहाँ पर होती है फैट की डेपोजिशन, ये सारा क्या है, फैट। दिस इज मेमोरी लोब। कितने होते हैं, 15 to 20 इन ईच ब्रेस्ट। हर एक मेमोरी लोब के अंदर कुछ स्वेलिंग्स होती है, सैक यानी कि थैलियां होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है, हर एक एल्वियोलाई में से कुछ डक्ट्स निकलती हैं और इन डक्ट्स को हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये डक्ट्स है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो है ये सारी इकट्ठी होती हैं और लोब से बाहर निकलती हैं और एक इस तरह की ये डक्ट्स बना देती हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट्स। अब ये मेमोरी डक्ट्स जो हैं ये आगे निकलकर इस तरह से स्वेलिंग वाला एक स्ट्रक्चर बना देती है, स्वोलन हो जाती है, फूली हुई हो जाती है और फिर से पतली पतली ट्यूब में टूट जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को जो कि थोड़े से स्वोलन है इसे हम बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला बहुत जगह वर्ड आएगा। एम्प्यूला का मतलब हमेशा होता है कोई ट्यूब अगर फूली हुई है, कहीं से ज्यादा ब्रॉड हो गई है तो दैट इज एन एम्प्यूला। तो मेमोरी डक्ट्स जो है वो ओपन होती हैं इनटू एम्प्यूला, ये जो स्वोलन वाले पार्ट है। एम्प्यूला जो है फिर वो आगे छोटी छोटी और डक्ट्स में ओपन होती हैं, दे आर लेक्टेरिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेक्टेरिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो आगे ओपन होती हैं इनटू निपल्स। तो बेसिकली आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो मिल्क सिक्रीशन है वो कहां पर होती है, इन मेमोरी लोब्स के अंदर होती है। मेमोरी लोब्स के अंदर भी कहां, इन एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर मिल्क सिक्रीट होता है, किसकी वजह से सिक्रीट होता है, एक हार्मोन की वजह से होता है जो आफ्टर डिलीवरी ही रिलीज होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर। प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। कहां पर मिल्क प्रोडक्शन, इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो एल्वोलाई से आगे कहां ट्रांसफर होती है, धीरे धीरे पहले जो है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होकर बन गई मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स आगे जाके स्वोलन हो गई मेमोरी एम्प्यूला, और मेमोरी एम्प्यूला फिर छोटी छोटी ट्यूब्स में खुली लेक्टेरिफेरस ट्यूब्यूल्स, और लेक्टेरिफेरस ट्यूब्यूल से निपल्स के थ्रू ये बाहर आ जाता है। मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है प्रोलैक्टिन, लेकिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन अलग है।
इजेक्शन मतलब बाहर निकालना, मिल्क को प्रोड्यूस करना प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है, लेकिन मिल्क को बाहर निकालना, इजेक्शन करना ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का काम है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन एंड प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। ये बात आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं जो बार बार जो है आगे डिटेल में भी आएंगी, थोड़ी सी अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टर्म है दैट इज लैक्टेशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। फर्स्ट टर्म इज लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क in the mammary glands, mammary glands के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होना आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस। यूट्रस में से जब फीटस बाहर आ जाता है तो मिल्क की प्रोडक्शन होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन को इफेक्ट करने वाले 2 हार्मोन्स हैं अभी जो मैंने आपको बताए। एक जो है मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन, और एक हार्मोन हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन which helps in milk ejection that is oxytocin। तो ये दोनों हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स ऑफ लैक्टेशन। इसके अलावा एक और टर्म आएगी दैट इज कोलेस्ट्रम, 1 या 2 मार्क्स में आती है। कोलेस्ट्रम क्या है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस फर्स्ट 2 to 3 days जो मिल्क होता है दैट इज येलोइश इन कलर, वो येलो कलर का होता है एंड इट इज रिच इन। मैम ये क्या लिखा है? कोलोट्रम? कोलेस्ट्रम, COLOSTRUM, कोलेस्ट्रम। Don't you have notes with you? नो मैम। हैविंग मैम। के पास नहीं होंगी, उसको में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अमीर के पास नोट्स नहीं है ना? मैम मेरे पास भी नहीं। मेरे पास कौन बोला अभी? मैम मेरे पास इसके पास नहीं है बेटा, फिर मेरे को कॉल करो एंड पिक द नोट्स फ्रॉम मी। कॉल करके आओ और नोट्स ले सकते हो मेरे से। ठीक है, 2 to 3 days तक येलोइश जो है एक सिक्रीशन होती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज येलोइश इन कलर और इट इज रिच इन एंटीबॉडीज। खासकर इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। एक फीटस जिसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, हम जितनी मर्जी उसको प्योर एयर में रखें, जितना मर्जी साफ रूम में रखें, फिर भी एयर के अंदर, रूम के अंदर कुछ ना कुछ छोटे छोटे जर्म्स और नहीं तो डस्ट तो होती ही होती है। तो ये सब चीजें जिसमें फीटस पहली बारी जो है एनकाउंटर कर रहा है, पहली बारी इन चीजों को फेस कर रहा है, वो चीजें इसको एलर्जी भी कर सकती हैं और इन्फेक्शन भी कर सकती हैं। तो किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसके पास एंटीबॉडीज होती हैं इम्यूनोग्लोबिन ए नाम की, जो उसको किसी भी तरह की इन्फेक्शन से बचाती हैं। और फर्स्ट 2 to 3 days ये सिक्रीट होता है मिल्क, और ये किसी भी न्यूली बॉर्न जो इन्फेंट है, अलग अलग टर्म्स हैं, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। एक टर्म आती है फीटस। फीटस होता है जब प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की शेप ले चुका है वो बेबी, लेकिन अभी साइज में चाहे छोटा है, तो उसका बर्थ नहीं हुआ है, तो दैट इज फीटस। एक टर्म आती है इन्फेंट। इन्फेंट होता है पहले 27 डेज का बच्चा, जो भी पैदा हुआ है 27 दिन तक हम उस बच्चे को क्या बोलेंगे? इन्फेंट। ठीक है, उसके बाद 1 साल तक के बच्चे को हम बोलते हैं टॉडलर। उसके बाद आप उसको चाइल्ड, बेबी, जो मर्जी कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 2 years। तो जो इन्फेंट है जिसका बर्थ हुआ है अभी, उसके अंदर जो है ये 2 to 3 days तक येलोइश जो ये सिक्रीशन है इम्यूनोग्लोबिन ए रिच, वो उसके अंदर बनाती है इम्यूनिटी। किसी भी डिजीज से, किसी भी डस्ट से, हेयर, कोई भी चीज हो, हर चीज से उसको इम्यूनिटी जो है वो मिलती है। ह्यूमन मिल्क की कंपोजिशन,
कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क जो है बेसिकली इसके अंदर 92% तो वाटर ही होता है, मेन कंटेंट इसका वाटर ही है। बाकी का जो चीजें हैं वो इसके अंदर होता है फैट, प्रोटीन, लैक्टोज नाम की शुगर, लैक्टोज नाम की शुगर, इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स हो सकते हैं। विटामिन इसके अंदर जो है सी जो है वो नहीं होता है। आयरन का कंटेंट भी बहुत ही लो होता है, नियरली नहीं के बराबर ही आयरन जो है ह्यूमन मिल्क के अंदर होता है। डेली 1 to 2 लीटर सिक्रीशन जो है वो इट इज नॉर्मल, और ये डिपेंड करती है सिक्रीशन अपॉन द साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ मदर। एंड हर डाइट, अगर डाइट न्यूट्रिशियस है तो इट कैन बी 2 लीटर्स, और अगर काम डाउन है, कोई स्ट्रेस नहीं है, मदर जो है वो शी इज हैप्पी, शी इज स्ट्रेसलेस, तो ये सिक्रीशन अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थी विच आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 and 2 marks. Now we come to the very important topic जो श्योरली 5 मार्क्स में आता ही है ज्यादातर इस चैप्टर में से, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स का जनरेट होना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार फिर से हम रिव्यू करते हैं, स्पर्म्स कहाँ बनते हैं। हमने पढ़ा था टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राउंड अबाउट 250 लोब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 जो है पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हमने क्रॉस सेक्शन काट के देखा था, और इसमें हमें क्या मिला था कि यहाँ पर सेक्शंस में इस तरह से 2 तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स बड़े जिसका भी माइक ऑन है अपने आप ऑफ कर ले प्लीज। इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सेरोटोलाई सेल्स। जो ये मेल जर्म सेल्स हैं, ये वाले सेल्स ये डिवाइड करते हैं और इनसे बनते हैं स्पर्म्स। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो पतली पतली ट्यूब्स हैं, काट के देखें तो ऐसे दिखती हैं, और इनके अंदर के मेल जर्म सेल्स जो है वो क्या बनाते हैं, स्पर्म्स। अब ये स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहला प्रोसेस जो है वो टोटल अगर हम देखें कि स्पर्म जो है कितनी देर में बनते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इट टेक्स अबाउट 9 वीक्स और 63 डेज। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कब शुरू होता है, ये मैंने उस दिन भी आपसे क्वेश्चन किया था, ये शुरू होता है एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होकर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। पहले स्टेज में बनते हैं स्पर्मेटिड, और फिर वो स्पर्मेटिड जो है आगे जो है स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। तो 2 स्टेजेस में ये प्रोसेस होता है। कैसे होता है,
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड और स्पर्मियोजेनेसिस 2 स्टेप्स में होता है, पर वैसे अगर हम देखें तो पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 स्टेप्स से और ये 2 स्टेप्स 3 फेजेस में होते हैं। अगर हम देखें कि डिवीजन कब हो रही है, ग्रोथ कब हो रही है, मल्टीप्लिकेशन कब हो रही है, तो उसके हिसाब से 3 फेजेस जो है यहाँ पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं। नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेशन फेज, number 2 is growth phase, and number 3 is maturation phase. Multiplication, growth and maturation कैसे होता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ज्यादातर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो आपको ड्रॉ करना भी आता है कि गिव द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनकी लाइनिंग के जो सेल्स हैं जिन्हें हम मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, वो जर्म सेल्स जो है वो अपने आप को साइज और शेप चेंज कर कर इस तरह से सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये हमारी बॉडी का ये एक हिस्सा है, तो ये क्या होंगे, डिप्लॉयड, और अभी इनके अंदर मियोसिस नहीं हुई है, इसीलिए ये क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि इनके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, 46। स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, ये लगातार डिवाइड करते रहते हैं। कौन सी डिवीजन से, माइटोसिस से। माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड करते हैं और स्पर्मेटोगोनिया तैयार करते रहते हैं। जो ये स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं ये 2 तरह के होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो है उनका काम क्या है, अपने जैसे ही और स्पर्मेटोगोनिया को ही बनाते रहना। जो स्पर्मेटोगोनिया बी है ये फर्दर आगे अगली डिवीजन में जो है एंटर कर जाते हैं। ए का काम क्या है, अपने जैसे ही और स्पर्मेटोगोनिया का बनाना, और बी का काम क्या है, आगे की स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना साइज बढ़ा लेते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अपना फंक्शन डिसाइड कर लेना। तो ये जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया अपने जैसे और स्पर्मेटोगोनिया ही बना रहे हैं, दिस प्रोसेस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। और यहाँ पर जिसमें ग्रोथ हो रही है दिस इज ग्रोथ फेज, जिसमें ये ग्रो करके स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी ने ग्रो करा और ये बड़ा होकर डिफरेंशिएटर होकर अब क्या बन गया, अब ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी इसके अंदर जो डिवीजन हुई है माइटोसिस हुई है और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं, टोटल 46। अब जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर अब होगी मियोसिस। मियोसिस हमने +1 में पढ़ा था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 फेजेस में होती है। तो अभी इसके अंदर पहले क्या होगी, इसके अंदर होगी मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के बाद ये 1 से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 2 सेल्स बनेंगे ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हमने +1 में पढ़ा था मियोसिस जो 1 है इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या हो गए हैं, हैप्लॉइड, यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया है इसके अंदर, 23। अब ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के समय एक और एक दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं। अब ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अलग अलग डिवीजन होगी, कौन सी, मियोसिस 2। मियोसिस 2 फेज में होती है, 1 हुई है तो 2 भी होगी। तो इससे भी 2 और इससे भी 2, यानी कि टोटल 4 सेल्स जो हैं एक मियोसिस के बाद बन जाएंगे।
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली 1 2 3 4 क्या बन जाएंगे हमारे पास, जो स्पर्मेटिड। ये हमने जो अभी फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कैसे हुआ। स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग के सेल्स हैं, वो अपने आप को साइज और शेप में बदल लेते हैं और क्या मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग के सेल है। बिल्कुल सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की हमने जो मेल जर्म सेल्स, मैं आपको एक बार फिर से पिछली पिक दिखाती हूँ, ये रहा, ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के जो दो तरह के सेल्स होते हैं, इनके अंदर मेल जर्म सेल्स और सेल्टोलाई सेल्स। सेल्टोलाई सेल्स जो इनको फूड दे रहे हैं और मेल जर्म सेल्स जो कि मियोसिस करके स्पर्म्स बनाते हैं। स्पर्म्स बनने का प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस करी और क्या बना दिया, स्पर्मेटिड्स। अब ये 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब दूसरे प्रोसेस में हर एक स्पर्मेटिड फिर से क्या करेगा, डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन मींस अपना फंक्शन डिसाइड कर लेना, अपना साइज और शेप को बदल लेना। तो ये स्पर्मेटिड्स अब क्या करते हैं, अपना साइज और शेप चेंज कर कर स्पर्म की शेप ले लेते हैं। और बेसिकली जो है ज़ूलॉजी की लैंग्वेज में हम स्पर्म को स्पर्म नहीं बोलते, हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो अगर आपको कहीं स्पर्मेटोजोआ आता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू अ स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म एक ही चीज है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे ये हैप्लॉइड हो गए थे। हमें पता है सिर्फ मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो एक बार हाफ हो चुका है, इसका मतलब स्पर्मेटिड भी क्या होगा, हैप्लॉइड, यानी कि इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। और सेम यही है, स्पर्म में भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23। हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में स्पर्म और फीमेल की बॉडी में ओवम, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, यानी कि जिसका क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर मान लो स्पर्म का हाफ नहीं होता, 46 का 46 रहता, तो ये एक स्पर्म 46 क्रोमोसोम वाला किससे मिलता, ओवम से, उसके भी कितने क्रोमोसोम है, 46। अब एक स्पर्म और ओवम को मिलकर जाइगोट बनता है और उसी से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो इन दोनों का टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता, 92, विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में की थी, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सिमिलर टाइप, अपने जैसे ही नए अपने ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना इज रिप्रोडक्शन। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स जो कि 46 क्रोमोसोम वाले हैं, अगर हमारे बच्चे 92 क्रोमोसोम वाले होंगे तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन, कोई मॉन्स्टर ही बनेंगे। हो सकता है उनकी 4 आंखें हो, 4 कान हो, 4 हाथ हो, 4 पैर हो, तो फिर वो इंडिविजुअल जो है वो ह्यूमन बींग तो रहा नहीं, वो तो कुछ और ही बन गया। इसका मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हुई। तो रिप्रोडक्शन के पर्पस को सॉल्व करने के लिए, उसके पर्पस को बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जेनाइटल्स के अंदर एक अलग तरह की डिवीजन होती है, दैट इज मियोसिस। ठीक है। और पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको बताया था 3 फेजेस में होती है। मल्टीप्लिकेशन, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने जैसे और स्पर्मेटोगोनिया को भी बना रहे हैं। फिर था ग्रोथ फेज, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज और शेप बदलकर ग्रो कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया और वो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मैच्योरेशन दिखाई, इसने मियोसिस करी और ये मैच्योर हो गया और फाइनली क्या बन गया, स्पर्म। तो ये सेकेंड फेज ग्रोथ फेज और ये थर्ड फेज मैच्योरेशन फेज। और अगर हम 2 स्टेप्स में देखें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस। अब क्योंकि स्पर्मेटिड एक सेल है, इसका न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर सेंट्रियोल्स भी होंगे, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ये सारी चीजें अपने आप को इस शेप में बदल लेती हैं और ये सेल जो है वो क्या कहलाता है, एक स्पर्मेटोजोआ या एक स्पर्म। आपको नीट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको इसमें क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 75 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ भी नंबर हो सकता है, मैंने चलो 75 बोल दिया। अगर मैं कहूं हमारे पास 75 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ कितने बनेंगे, कौन आंसर देगा। अभी तो चार्ट सामने है,
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? 4। तो 75 स्पर्मेटोसाइट हुए, कितने स्पर्म्स बनेंगे? 75 into 4, दैट इज 300। 300. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपको कह देंगे कि आपके पास जो है 300 स्पर्मेटोज हुआ या 300 स्पर्म्स हैं, तो बताओ 300 स्पर्म्स को बनाने के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? तो 75. 75, यस, सिंपल है। अगर आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पर्म है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जितने भी हो आप Okay, ma'am. कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, इस टॉपिक में कोई डाउट? बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम हाँ जी, मैम जो आपने मैच्योरेशन फेज बताया मैम, वो स्पर्मियोजेनेसिस को ही रिप्रेजेंट करता ना? नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। देखो आप रेड कलर के मैंने मार्क करके दिया इधर। स्पर्मियोजेनेसिस ये स्पर्मेटिड से बाद का इतना प्रोसेस है। अभी हम कल फिर से इसी को डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे भी करेंगे, बट पहले फिर से मैं एक बार दोबारा इसी को करना दूंगी एक बार। ओके मैम। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है, दैट इज डिफरेंट। अब ये कैसे होगा ये आपको कल बताऊंगी। पहले फिर से ये बता के फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर में सारा कुछ बताऊंगी कि किस तरह से स्पर्मेटिड से स्पर्म बना। मैच्योरेशन इज डिफरेंट एंड स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफरेंट। ओके मैम। अभी आप क्लास रीजॉइन कर लेना, अगर होती है ना डाउट्स है तो रीजॉइन कर लेना। हाँ जी, और कोई डाउट्स? टाइम खत्म हो रहा है, रीजॉइन कर लेना क्लास को।